हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र के वीवीआई क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यह क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग या पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर लिखा है अर्थशास्त्र से वीवीआई 400 क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें लिखा है कि इसमें वैसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए यह जो है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या लिखा है, इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें का क्वेश्चन जो भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तथा साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है का जनक, ये न कि अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक तो दूसरे कोई है, उस आगे क्वेश्चन मिलेगा वहां डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, 2 नंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण उदारीकरण के अग्रदूत किसे माना जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, 3 नंबर में देखिए दीपक पारेख समिति जो है किस लिए गठित की गई थी। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी तो अवसंरचना के विकास एवं वित्तीय सुझाव के लिए जो है दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ जो है एनर्जी स्टैटिक्स जो है नामक रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है। आगे देखिए 5 नंबर में वैश्विक भूखमरी, देखिए विश्व में कर रहा है वैश्विक भूखमरी सूचांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है। यहाँ पर विश्व लेवल पर बात कर रहा है वैश्विक भूखमरी सूचांक रिपोर्ट का मुख्य घटक क्या है तो अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर जो है वैश्विक भूखमरी सूचांक का रिपोर्ट का मुख्य घटक है। ठीक है, अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु जो है यानी बच्चों की मृत्यु दर जो है यह वैश्विक भूखमरी सूचांक का रिपोर्ट का मुख्य घटक है। 6 नंबर में रघुराम राजन समिति का संबंध, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रघुराम राजन वाला क्वेश्चन सबसे अधिक रिपीट होता है कि रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए रघुराम राजन समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो रघुराम राजन समिति का गठन का संबंध किससे है तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। ठीक है, 7 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बिमल जलान। कौन थे बिमल जलान, यानी व्यय प्रबंधक आयोग के प्रथम अध्यक्ष बिमल जलान जी थे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हो सके तो कॉपी में आप लोग नोट कर लें क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 नंबर में क्या करें कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था। पिछड़े देशों के लिए ध्यान देने योग्य बात है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था तो गुनार मिर्डल ने दिया था। ठीक है, गुनार मिर्डल। 9 नंबर में देखिए कि राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्सेज कन्वर्सन एंड डेवलपमेंट कमीशन का मुख्य रूप से किन राज्यों के लिए गठित किया गया है। किन
कार्यों के लिए, किन कार्यों के लिए गठित किया गया है? तो खेती के लिए, ठीक है। खेती योग्य भूमि की पहचान है उनके विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने, इसको बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की? भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांगता वित्त निगम की स्थापना की? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, भारत में बागानों पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए किस वर्ष रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई? तो 1929 में, ठीक है। कब की गई? 1929 में। भारत में बागानों के पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए, ठीक है, स्थिति की बागानों की मतलब जांच की स्थिति के लिए रॉयल कमीशन का जो मतलब स्थापित किया गया, कब किया गया? तो 1929 में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है? अनकेडा यानी यूएनसीटीएडी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक उन्नति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अनकेडा मतलब यूएनसीटीएडी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक उन्नति। 13 नंबर में, भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मतलब डैश पर किस पर खर्च होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है किस पर खर्च होता है? तो ईंधन तेल आयात पर। ईंधन तेल आयात पर, क्योंकि ईंधन तेल जो है हमारे देश में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए बाहर से आता है। इस पे सबसे अधिक जो है खर्च होता है, पैसे की खर्च भारत की। 14 नंबर में क्या है कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय आय समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में कि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है। भारतीय मौद्रिक मतलब रुपया की जो है, मौद्रिक मतलब कि रुपया, इसे ही सूचित हो जाता है कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई है रुपया। हमारे यहाँ रुपया कहा जाता है, ठीक है। और 16 नंबर में देखिए, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन जो है बहुत 16 नंबर के, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1957 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है, इसे कॉपी में 100% आप नोट कर लें, ठीक है। 17 नंबर में, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस पर जो है वित्त मंत्री का साइन होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आरबीआई के गवर्नर का, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रणाली वार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 1990 में, ठीक है। 19 नंबर में देखिए, मानव विकास सूचांक का आंकलन का आधार क्या है? मानव विकास सूचांक का आंकलन का आधार क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय जो है, ये सब मानव विकास सूचांक आंकलन का आधार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद लेखा जो है कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा जोखा कौन रखता है? तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ, ठीक है। 21 नंबर में देखिए कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या है? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है टाइपिंग में जो है थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, 2011-12 है, ठीक है ना।
यहाँ पर 2011-12 है, ठीक। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक है। 22 नंबर में देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन कब किया गया था, ठीक है। तो ये जो है 1868 ईस्वी में किया गया था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 23 नंबर में, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का ही पहले नाम था पुराना योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग का ही नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। 24 नंबर में देखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो वो है फ्रांस, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब बहुत तरह का मिक्स करने के बाद जो अर्थव्यवस्था जो होता है, बहुत तरह की लेखा जोखा, उसी को मिश्रित कहा जाता है। तो ये जो है फ्रांस ने प्रथम बार अपनाया था। 25 नंबर में देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 मई 1951 को, ठीक है। 26 नंबर में, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद GDP जिसको बोलते हैं में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ठीक है। इसको महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा जो है मतलब आर्थिक जो है सर्वाधिक जो है वहां पर आर्थिक दृष्टि से मुंबई को जानते हैं कि राजधानी कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जो है, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। 27 में, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? तो 6 अगस्त 1952 को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है। 28 नंबर है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है। ये जो है यहाँ पर डैश है, कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। 29 नंबर में, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है डैश है, ठीक है। किसी भी देश का आर्थिक विकास दर के सर्वश्रेष्ठ जो है सूचक क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। 30 नंबर में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? तृतीय क्षेत्र देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम द्वितीय और तृतीय जो है यह क्वेश्चन जो है सबसे अधिक रिपीट होता है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है रखा गया है? तो यह है सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, संचार एवं परिवहन क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। 31 नंबर में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है रखा गया है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत देखिए निर्माण निर्माण विद्युत और जलपूर्ति, ठीक है। इसको जो है द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। विनिर्माण और निर्माण विद्युत और जलपूर्ति जो है एक द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। तब इस पर सवाल उठता है कि प्रथम जो है प्रथम क्षेत्र में किसको किसको रखा गया है? तो आप सुनकर लिख लीजिए। प्रथम क्षेत्र में जैसे उद्योग जो है शामिल है, ठीक है, जिसमें जो है कच्चे माल के निष्कर्षण उत्पाद में शामिल है, ठीक है। जैसे खेती भी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती भी आता है। शिकार, मछली पकड़ना एवं वानिकी, खनन ये जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ऊपर अब आप द्वितीय और तृतीय भी देख लिए, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। 32 में देखिए क्या लिखा है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1985 में, ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में किया गया था। 33 में देखिए, गरीबी हटाओ देश मतलब बचाओ के नारे के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ मतलब कब किया गया था? ये किया गया था 1975 में, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी उस वक्त जो है प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ के नारे के अंतर्गत जो है 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1975 में, ठीक है। 34 में देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI
ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह जुलाई 1964 को किया गया था। ठीक है, किसका स्थापना किया गया था? आईडीबीआई का। ठीक है, 35 में देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1992। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को किया गया था। 36 में देखिए कर मतलब टैक्स ढांचे में सुधार के लिए चिल्हाया समिति के गठन कब किया? देखिए चिल्हाया समिति जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बीएम क्वेश्चन है अर्थात बोर्ड मॉडल या क्वेश्चन है कि टैक्स मतलब कर ढांचे में सुधार के लिए या सुधार के लिए है, जो कर में जो टैक्स में जो सुधार होता है उसके लिए चिल्हाया समिति का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 में देखिए भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 94-95 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हो सके तो अपने कांटेक्ट में जो भी आदमी उनको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा गया ही क्वेश्चन इसमें टाइप किया गया है। ठीक है, तो भारत में सेवा कर जो है की शुरुआत कब हुई थी? तो 1994-95 में। 38 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में वैट वीएटी कब शुरू मतलब हुआ या कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बजट प्रणाली। ठीक है, तो जेम्स विल्सन को। ठीक है, जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि भारत में रेल बजट को आम बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया? ठीक है, पहले रेल बजट और जो है आम बजट अलग अलग थे, लेकिन 2017 में मोदी जी जो है भारत में जो है भारत का जो भी मतलब रेल बजट जो था उसको आम बजट में फिर से विलय कर दिया गया। ठीक है, 1924 में जो है वो अलग किया गया था, लेकिन फिर बाद में जो है 17 में जो है इन्होंने विलय कर दिए। ठीक है, 41 में देखिए चंद्रशेखर चंद्रशेखरन समिति के संबंध किससे है? तो शेयर से है। ठीक है, चंद्रशेखरन समिति के संबंध किससे है? तो शेयर से है। 42 में देखिए भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देता वो किस में पाया जाता है? तो कृषि में। आप देखते हैं कृषि में जो है बहुत लोग लगे होते हैं, जो कि उस कृषि को जो है एक आदमी भी अच्छे ढंग से कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग लग जाते हैं, तो समझिए तो अपना बेरोजगारी जो है किसी तरह उसमें फंसे हुए हैं, कहने का मतलब। ठीक है, वो बेरोजगार आदमी के श्रेणी में आता है जो दिखाई नहीं देता है। होता है कि हाँ कृषि में फंसे हुए हैं लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार होते हैं, इसी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र। 43 में देखिए भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम संस्था द्वारा किया गया। किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा यह किया गया? तो सेबी के द्वारा जो है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का नियम संस्था जो है सेबी के द्वारा किया गया। ठीक है, 44 में किस कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया? तो यह है गोरेला कमेटी। ठीक है, गोरेला कमेटी की अनुशंसा पर, चाहे गोरेला कमेटी ने ही इंपीरियल इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। 45 में देखिए भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी किस समिति ने? तो हजारी समिति ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किसने की थी? किस समिति ने की थी? तो हजारी समिति ने। 46 नंबर में देखिए कि 1969 हजारी समिति ने 1900 जो है क्या लिखा है 46 नंबर में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था। ठीक है, 1969 में मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 में कह रहा है, नीचे क्वेश्चन जो है थोड़ा ढक गया था। 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये थे लक्ष्मीकांत झा ने।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किसके समय में जो है बाकी आरबीआई के गवर्नर उस वक्त कौन थे? तो लक्ष्मीकांत झा जी थे। ठीक है। 47 नंबर में देखिए कि किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसके अनुमापन जो है किसके आधार पर किया जाता है? तो जीडीपी समृद्धि दर के आधार पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकॉक अंठानवे क्या है? ठीक है। तो ये जो है बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है। ठीक है। बैंकॉन अंठानवे क्या है? तो बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली जो है पहली भारतीय कंपनी कौन थी? तो आईसीआईसीआई बैंक था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। 50 नंबर में क्या कह रहा है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान करता है एवं उसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदता है? उसको क्या कहा जाता है? बुल। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ऐसा शेयर बाजार है जो तत्काल मंदा चलता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति है कि भला अभी शेयर मार्केट जो है किसी भी कंपनी का मंदा चल रहा है, लेकिन भविष्य में जो है बहुत ही मतलब अच्छा करेगा, वो रिस्क लेता है और उस शेयर को खरीदता है। ठीक है ना। तो उसी वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उससे कहते हैं बुल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में क्या कह रहा है कि शेयर बाजार में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयर की कीमतों की गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है, उसको क्या कहते हैं? तो बीईएआर बेयर। ठीक है। 52 नंबर में बैंक दर से क्या तात्पर्य है? बैंक दर से क्या तात्पर्य है अर्थात बैंक दर का यह परिभाषा पूछ रहा है। तो वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को कर देता है। ठीक है। उसी को हम बैंक दर कहते हैं। ठीक है। अब निक्की क्या है? NIKEI। ठीक है। निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक शेयर मूल्य को हम लोग निक्की कहते हैं। ठीक है। 54 नंबर में मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। ठीक है। अवमूल्यन जो है, मुद्रा अवमूल्यन क्या है? तो अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी को ही हम लोग मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है। 55 नंबर में विक्रेता बाजार कहा जाता है। विक्रेता बाजार किसको कहा जाता है? तो ऐसे बाजार जहां मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम हो। ठीक है। आपूर्ति मतलब पूरा जो है कम हो रहा है और मांग ज्यादा है। ठीक है। यानी मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो, उसे हम विक्रेता बाजार कहते हैं। अर्थात बिक्री ज्यादा हो, ठीक है, और माल कम हो, वहां उसको हम विक्रेता बाजार कहते हैं। ठीक है। 56 में आर्थिक नीतियों में कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग। ठीक है। आर्थिक नीतियों में कोर सेक्टर का मतलब होता है चयनित आधारभूत में उद्योग। ठीक है। आधारभूत उद्योग को हम लोग आर्थिक नीतियों का सेक्टर का मतलब होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 57 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में सकल घरेलू बचत में क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। मतलब कि किस क्षेत्र का योगदान जो है भारत में सकल घरेलू में किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है? तो घरेलू, इसका आंसर भी घरेलू ही है। ठीक है। अर्थात भारत में सकल घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। 58 नंबर में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया? देखिए यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे अधिक क्वेश्चन रिपीट होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया? तो यह है कृषि क्षेत्र। कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो है महत्व दिया गया। इसे भी जितने भी पंचवर्षीय योजना है उस सब में किसी न किसी क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। उसी प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको जो है सर्वाधिक महत्व दिया गया? तो वो है कृषि क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट है 59 में कि भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में जितने भी स्टेट हैं उसमें सबसे कम आय वाला राज्य जो है बिहार है।
ठीक है, सबसे कम आय वाला राज्य बिहार है। ठीक है, तभी तो बिहार के लोग जो है इधर उधर भटक भटक करके काम दूसरे जगहों पर करते हैं। ठीक है, 60 नंबर में देखिए क्या है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने का अनुमोदन किया। किस समिति ने कृषि जोतों पर भी कर लगाने का मतलब अनुमोदन किया, तो वो है राज्य समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य समिति। 61 में देखिए, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने दिया। प्रत्येक पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं पूरा करती है। मान लेते किसी चीज की अगर पूर्ति कर रहे हैं तो वहां पर तो कमी हो गया, तो उसको भी तो फिर पूर्ति करना है। ठीक है, तो इसी को मतलब प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग को स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने दिया, तो जेबी से ने दिया। ठीक है, 62 में देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय झगड़ों अल्फा बीटा मतलब कोई भी झगड़ा को निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी है। मतलब कहने का तात्पर्य है केंद्र और राज्य के बीच जब झगड़ा होता है तो उसको कौन सा मतलब सुलझाता है। ठीक है, तो वह है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी विवाद होता है उसको सुलझाता है। देखिए 63 नंबर में क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था जो है क्या है, तो आयात निर्यात की अनुपस्थिति। आयात निर्यात अगर बंद हो जाए तो उसको हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि आयात निर्यात की अनुपस्थिति, यानी आयात निर्यात जब बंद हो जाएगा उसी को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी कर जिस पर उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूलने का अधिकार किसको है। देखिए मान लेते हैं कि कोई भी कर हो जिसमें भारतीय संविधान में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि हाँ इसका टैक्स लेना है, ठीक है, फिर भी उसका टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, तो वह टैक्स वसूलने का अधिकार किसको है, तो वो है केंद्र सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार जो है वह टैक्स वसूल सकता है जो संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, 65 नंबर में देखिए कह रहा है कि प्लास्टिक मनी क्या है। प्लास्टिक मनी, देखिए इस पर कुछ सीखने की बात भी है कि इसको जो है क्रेडिट कार्ड, आज के युग में जो है बहुत लोग जो है क्रेडिट कार्ड पर अपना पूरा जीवन भी चला रहे हैं। ठीक है ना, उसी पर उनका जीवन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड पर। क्रेडिट कार्ड का हिंदी जो है होता है उधार। ठीक है ना, उधारी कार्ड। तो आप उधारी कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे चीज़ आप खरीदते हैं फिर बाद में पेड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आजकल अभी प्रेजेंट में इसमें बहुत लोग धोखा खा रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर मन जो है बढ़ते जाता है, ये ले ले वो ले लें। आजकल आईफोन लेने का सबसे अधिक जो है हर एक आदमी को सपना है, तो क्रेडिट कार्ड पर आईफोन ले लेते हैं और भी बहुत सारा लोन उसी पर हो जाता है। बाद में वो नहीं सध पाता है, नहीं पूर्ति हो पाता है, बाद में वो आदमी बहुत ज़्यादा फेर में फंस जाता है। इसलिए मेरे विचार से क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए। उतना ही काम करें जितना आप कमा रहे हैं। ठीक है, जितना आपके पास इनकम है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पर आपका आदत जो है खराब हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर में। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो लघु उद्योग से। ठीक है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो लघु उद्योग से। चलिए 67 नंबर में क्वेश्चन में क्या करें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी यानी पहरेदार माना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसका पहरेदार कौन है, किसको माना जाता है, तो WTO को। ठीक है, किसको माना जाता है, WTO को। 68 नंबर में भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, ये ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो है रोजगार कौन सा उद्योग करता है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करता है। ठीक है, 70 नंबर है, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है। भारत में विदेशी मुद्रा अर्थात विदेश से जो मुद्रा आते हैं हमारे भारत में उस पर नियंत्रण किसका है, तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन पर आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो
आयात जो है महंगा एवं निर्यात सस्ता हो जाता है। ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन का मतलब यह हो जाता है कि आयात महंगा, जो आप खरीद रहे हैं वो महंगा हो जाएगा, जो आप बेच रहे हैं वह सस्ता हो जाएगा, अर्थात आप घाटे की सौदा कर रहे हैं। ठीक है, तो जब घाटा होता है आपको तो उसी को मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, ये गलत से टाइपिंग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेनवेट का संबंध किससे है। ठीक है, तो उत्पाद शुल्क से है। सेनवेट का संबंध किससे है, तो उत्पाद शुल्क से है। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते होंगे, बहुत सारे कंपटीशन में अगर एग्जाम जो आप दे रहे होंगे, तो सारे क्वेश्चन जब आपके सामने जो पढ़ रहे हैं वो आपको लगता होगा जरूर कि यह क्वेश्चन यहाँ पूछा था, यह क्वेश्चन यहाँ पूछा था। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। और यह पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा, तो मैंने ऊपर ही व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, फिर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा कि यह पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगा। 73 नंबर में देखिए, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक जो है किसकी सहयोगी संस्था है। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक जो है किसकी सहयोगी संस्था है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, आरबीआई का जो है यह सहयोगी बैंक है, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक। ठीक है, 74 में देखिए कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय होती है, मतलब कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय का मतलब केंद्र से या सरकार से कितना आय, मतलब कुल आय कितना हो रहा है, उसमें उस स्टेट या उस गांव का या उस देश का, ठीक है, कितना जनसंख्या है उससे भाग कर देने पर प्रति व्यक्ति आय जो है निकल जाता है। ठीक है, 75 में देखिए, सर्वाधिक क्षेत्र के बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सर्वाधिक क्षेत्रों, जितने भी मतलब बैंक है अपने इंडिया के अंतर्गत, उसमें सबसे जो है बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए लगाए गए कर को क्या कहते हैं। अगर किसी भी मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति पर जो हस्तांतरण मतलब दूसरे को अगर जब दिया जाता है तो उस पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं, तो एस्टेट कर का, उसको क्या कहते हैं, एस्टेट कर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में कि विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे है, तो रत्न आभूषण से। विनिर्मित जो है, विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे है, तो रत्न आभूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किन शब्दों में उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किन शब्दों में मतलब व्यवस्थित किया जा सकता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थात हमारे भारत का भी अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश कौन था, तो फ्रांस था। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 79 में देखिए कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट जो है कौन प्रकाशित करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 80 नंबर में देखिए, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, चलिए 81 नंबर में देखिए, किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है। किसी भी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है, तो शेयर धारक मतलब जो शेयर जो खरीदते हैं वही उस कंपनी के वास्तविक जो है स्वामित्व मतलब स्वामी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 नंबर में कि निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है। निगम कर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। 83 नंबर में क्या है कि भारत में आय कर शुरू करने में मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायी है। ठीक है, भारत में आय कर शुरू करने वाला मुख्य रूप से कौन सा, भारत में जो आय पर जो कर लगा वो कौन सा उसका मुख्य उत्तरदायी है, तो जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन। 84 में देखिए, बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ है कितनी होना चाहिए। देखिए बैंक में जो है नेटवर्थ किसी भी
कंपनी का मतलब 500 करोड़ है तो वह बीमा क्षेत्र जो है अर्थात बीमा कंपनी खोल सकता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन की भाषा में बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक नेटवर्थ में कितना होना चाहिए, तो 500 करोड़ उसके पास रुपया होना चाहिए, तब जाकर के वो बैंक या बीमा कंपनी कोई भी खोल सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में कह रहा है कि लिमिटेड लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य है। जो लिमिटेड कंपनी होता है एलटीडी, उससे क्या तात्पर्य है, तो जिसमें शेयर धारकों का उत्तरदायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक हो। ठीक है, चुकता पूंजी की सीमा तक हो, मतलब कि फिर से पढ़ लीजिए, लिमिटेड कंपनी से अब क्या तात्पर्य है, तो जिसमें शेयर धारकों का दायित्व, जो शेयर जो धारक हैं, जो शेयर खरीदे हैं, उनका दायित्व जो है उनकी चुकता पूंजी से पूंजी की सीमा तक हो, तब हम उसे लिमिटेड कंपनी कहेंगे। ठीक है, 86 नंबर में देखिए, भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जो है जाता है किसको, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जो है भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। 87 में देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ साथ होना, उसी को हम लोग देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो सर्वाधिक जो सार्वजनिक माने सार्वजनिक मतलब सब लोगों के लिए या सभी जो भी है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ साथ होना, जब दोनों साथ साथ होगा सार्वजनिक और निजी, तो उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, 88 में क्या कर रहा है कि आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है, तो उत्पादन। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है, तो उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है, तो पूंजी। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है, तो पूंजी होता है। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में क्या आता है। देखिए, भारतीय ऊपर भी हमने बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम क्षेत्र जो है कृषि को ही माना जाता है। ठीक है, प्रथम उद्योग को भी कह सकते हैं। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय में कौन कौन सा आता है, तो उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। ठीक है, 92 में व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में। व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आता है, तो उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। और प्रथम क्षेत्र में कौन सा आता है, तो कृषि। ठीक है, 93 में देखिए, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 94 नंबर में देखिए कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। ठीक है, बढ़ती मतलब लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया, अगर कोई भी वस्तु का अगर कीमत लगातार बढ़ रहा है, यानी वस्तु की कीमत बढ़ रहा है और रुपया का कीमत कम हो रहा है, यानी रुपया का वैल्यू नहीं है और वस्तु का कीमत बहुत ज़्यादा है, तो उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएम है, इसको कॉपी में 100% नोट कर लेंगे। ठीक है, 94 नंबर। 95 में देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अर्थव्यवस्था का भारत में सर्वाधिक देखिए फिर से, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान, आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी। 96 में देखिए, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है। मुद्रास्फीति की जो है कि गणना जो है किस पर आधारित है, तो थोक मूल्य सूचांक पर। थोक मूल्य सूचांक पर। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब 100% कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आगे भी बहुत सारे विषयों पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, जो चुन चुन करके उसको हमने टाइपिंग करवाया है। जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम में, चाहे वो मतलब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या जो भी आरपीएफ हो,
या एसएससी बैंकिंग, जितने भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आते हैं उसी क्वेश्चन को टाइप करके इस पीडीएफ में मतलब शामिल किया गया। इसलिए एग्जाम के दृष्टि से यह पीडीएफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे वैसे पीडीएफ जैसे अर्थशास्त्र, पीछे जो है संविधान से भी मैंने वीडियो बना दिया है, इतिहास से भी बना दिया है, आगे फिर साइंस का भी वीडियो बनेगा, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए को इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए 97 नंबर में क्या करें कि भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यह है केनरा बैंक, ठीक है। यह कौन सा बैंक है? केनरा बैंक। जो भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसमें आईएसओ से मतलब प्रमाणित किया गया, ठीक है, तो वह है केनरा बैंक, ठीक। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर में कि मदांडिया व तेजाड़िया शब्द वाली किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? यह है शेयर बाजार से, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। 99 में कह रहा है भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार का है? तो संरचनात्मक है, ठीक है, संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी जो है संरचनात्मक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पूछा था, वहां पूछा था, ठीक है। इसलिए यह पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वह कह रहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो वाकर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वाकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। 101 में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध किससे है? तो मुद्रा संचालन से है। 2 नंबर में क्या करे 102 में कि बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। 3 नंबर में देखिए वेग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रॉडन के द्वारा दिया गया था। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको है? तो रिजर्व बैंक के पास, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। तो देखिए इस पीडीएफ में जो है मैंने 100 क्वेश्चन को मैंने क्लियर किया है, ठीक है। और इस पीडीएफ में जो है लगभग है, देखिए कितना है आपको हम दिखाते हैं। इसमें 400 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें देखिए 400 क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे कि व्हाट्सअप नंबर दिया है 90 971 35 490 पर आप एमएसजी करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और 100% सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अदर जगह भी आप शेयर इसको कर दीजिए, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि अगर आपके कोई भी रिलेशन या दोस्त अगर रेलवे में है और वो एलडीसीई अर्थात डिपार्टमेंटल जेई एडब्ल्यूएम एएमई, ठीक है, इस सब का अगर वो तैयारी करते हैं डिपार्टमेंटल, तो आप मेरे एक चैनल है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, उस पर आप जा करके एलडीसी जेईडब्ल्यूएम की अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। वहाँ टेस्ट भी होता है, टेस्ट सीरीज भी में भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आगे आप आईटीआई या बीटेक या पॉलिटेक्निक किए हैं और किसी भी टेक्निकल पोस्ट पर हैं, आगे जा करके जेईडब्ल्यूएम की अगर तैयारी करना है तो उसके लिए एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स चैनल है, उस पर आप जा करके वीडियो को देखिए। आप भी देख सकते हैं। अगर अगर आप किसी भी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे जितने भी ट्रेन जब आईसीएफ एलएचबी डेमू मेमू वंदे भारत या वैगन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके पार्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं कैसे क्या होता है, तो मेरे चैनल पर जाकर के एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में कोई सा भी वीडियो देखे, बहुत डिटेल में एकदम बताया जाता है, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा और 100% आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।